नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वो 72 घंटे मैं कभी नहीं भूलूंगा, आप भले भूल गए हों। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। क्यों कही है बात और इतने साल बाद क्यों कही है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में बयान में क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। सीएम फडणवीस ने 2019 में 72 घंटे सीएम रहने पर कहा, मैं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। मैं उस सुबह मुख्यमंत्री का पद संभालने के दिन को नहीं भूल सकता, भले ही आप सब भूल गए हों। ये महज केवल 2 लाइन का बयान था, लेकिन इसके मायने क्या हैं और क्यों इतने सालों बाद सीएम फडणवीस ने उस सुबह की शपथ का, उस 72 घंटे के कार्यकाल का जिक्र किया? पंकज जी, क्या लगता है आपको? रोहित, एक पत्रकारिता के छात्र के रूप में हमें नेताओं के बयानों को डिकोड करना होता है। ये बात सही है कि एक ऐसी सुबह थी जिसमें अजीत पवार शरद पवार से बगावत कर आए थे। एक ऐसी सुबह थी कि जिसमें सुबह सुबह शपथ ली गई थी राजभवन में। सिर्फ 2 लोगों ने शपथ लिया था, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन फिर उस सुबह की एक शाम थी और शाम होते होते तक अजीत पवार वापस अपने चाचा शरद पवार के साथ चले गए थे और सिर्फ 72 घंटे के लिए, मात्र 72 घंटे के लिए ही मुख्यमंत्री रह पाए थे देवेंद्र फडणवीस। उस सुबह को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। कहानियां ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अजीत पवार उस वक्त बागी हुए थे तो शरद पवार को सब पता था और शरद पवार ने ही उन्हें वहां भेजा था। और बाद में जब देखे कि गोटियां फिट नहीं बैठ रही है सियासत की शतरंज पे, तो उन्होंने अपने भतीजे को वापस बुला लिया शाम शाम तक। वो बात सचमुच देवेंद्र फडणवीस नहीं भूले, क्योंकि धक्का लगा था। धक्का लगा इस वजह से कि अजीत पवार से हर तरह की बातचीत हो गई और उन्होंने दावा भी किया था कि हमारे साथ इतने विधायक हैं। लेकिन फिर उस शपथ ग्रहण के बाद एक एक करके एनसीपी के विधायक वापस शरद पवार की तरफ चले जाते रहे और अंत में शाम शाम होते होते तक अजीत पवार भी चले गए। लेकिन सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का बयान इतना नहीं। आपने जो बयान सुनाया वो सिर्फ 3 लाइन की थी, लेकिन 3 लाइन और बोला है देवेंद्र फडणवीस ने। और उन्होंने कहा कि नवंबर 2019 में सीएम में बना था। अजीत पवार उस वक्त डिप्टी सीएम बने थे। ये सरकार भले ही 3 दिन तक चली, लेकिन 3 दशक का एक्सपीरियंस दे दिया। उन्होंने शरद पवार की तारीफ करते हुए ये कहा कि इस उम्र में भी शरद पवार काम कर रहे हैं। वो कभी जीत या हार की परवाह नहीं करते, अपने काम में लगे रहते हैं। असली मतलब यहां है। मतलब कुछ और होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। देवेंद्र फडणवीस शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं और फिर कुछ दिन पहले की एक खबर पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। खबर यह थी कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो बातचीत के बिचौलिए हैं, उनके थ्रू बातचीत हो रही है। और खबर यह आई थी कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार के साथ करने को तैयार हैं। पार्टी का नाम वही रहेगा एनसीपी, चुनाव चिन्ह वही रहेगी घड़ी, लेकिन शरद पवार के सारे लोग अजीत पवार के नेतृत्व में उस पार्टी में शामिल होंगे। इससे होगा क्या? जो बेटी है सुप्रिया सुले वो दिल्ली की राजनीति करेगी और अजीत पवार हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। पार्टी भी बच जाएगी, परिवार भी बच जाएगा और प्रतिष्ठा भी बच जाएगी, क्योंकि शरद पवार को पता है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर वो अगला चुनाव तक एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अजीत पवार और सुप्रिया सुले अगर एक साथ आ गए और पार्टी कम से कम एक साथ आ गई तो राजनीति बची रह जाएगी। मुझे आप कह रहे हैं कि शरद पवार अगले चुनाव तक एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है। 2019 की शायद नवंबर या दिसंबर का ही महीना था और जब ये सत्ता हुई, 72 घंटे चली, परिवर्तन हुआ, तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा जरूर।
19 से लेकर 24 तक में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो कुछ ये कहा था कि मेरा पानी उतरता है, देख मेरे किनारे घर मत बनाना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा जरूर, कैसे उन्होंने इसको चरितार्थ किया? क्या 19 के उस 72 घंटे की चुभन थी जो 24 में लाकर उन्होंने सच साबित किया कि भाई अब गलती नहीं होगी? देवेंद्र फडणवीस को जहां तक मैं जानता हूं 2 बड़े धोखे मिले। पहला धोखा उद्धव ठाकरे ने दिया जब मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की तरफ चले गए। उस धोखे का परिणाम यह हुआ कि पार्टी लुट गई उनकी। पार्टी, और दूसरा विचारधारा, सम्मान, मुझे लग रहा है सब कुछ बिल्कुल लगभग बर्बाद हो गए। अगर देखिए राजनीति है, कोई बाउंस बैक कर जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो परिस्थिति दिख रही है, उद्धव ठाकरे वैचारिक रूप से बर्बाद हो गए, पार्टी उनकी बर्बाद हो गई, साख बर्बाद हो गई, और उन्हीं के लोग अब कहते हैं ये बाला साहब ठाकरे का बेटा हो ही नहीं सकता। यहां तक नुकसान हुआ। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस को धोखा या यूं कहे धक्का जो मिला वो वही 72 घंटे वाला। अजीत पवार आए, भरोसा दिलाया कि आप मुख्यमंत्री, मैं डिप्टी मुख्य सीएम, और उसके बाद चले गए अपने चाचा के साथ। उसका परिणाम क्या हुआ? शरद पवार की पार्टी टूटी, अजीत पवार फिर से आए, और आज चर्चा इस बात की हो रही है कि शरद पवार की पार्टी का जो बचा कुचा हिस्सा है वो रहेगा या फिर अजीत पवार के साथ विलय करेगा। ये 2 उदाहरण ये बताते हैं कि राजनीति में वक्त का इंतजार करना चाहिए, रणनीति सही बनानी चाहिए, और व्यक्तिगत ईगो नहीं पालना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने अगर व्यक्तिगत ईगो पाला होता तो अजीत पवार को दोबारा अपने साथ नहीं बुलाते। अच्छा, आज जब ये परिस्थितियां बन रही हैं, देवेंद्र फडणवीस उस वक्त को याद कर रहे हैं, तो 24 का विधानसभा चुनाव तो हम सब कोई जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने काया पलट कर दिया, लेकिन 24 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भी सवाल उठा रहे थे हम इन्हीं देवेंद्र फडणवीस पर, मतलब इस देश के लोग, कि देखिए लोकसभा में बीजेपी को कहां ला दिया। 48 सीटों वाली लोकसभा, 48 सीटें महाराष्ट्र में, 18 पर केवल आप जीतते हैं, और उसमें से 10 बीजेपी की, 7 शिवसेना शिंदे गुट की और 1 एनसीपी की, क्या कहते हैं अजीत पवार गुट की। वो लोकसभा चुनाव के नतीजे, फिर विधानसभा चुनाव के नतीजे, इस दरमियान भी ऐसा क्या हुआ जो कि इतना काया पलट हुआ? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था उसमें देवेंद्र फडणवीस की गलती नहीं थी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी 21 सीटें घटी नहीं थी, फिर भी अगर गलती नहीं थी तो उन्होंने क्यों कहा सुनिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैं किसी पद पर नहीं रहना चाहता हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र की सीटें घटी और दोष देवेंद्र फडणवीस को देंगे तो क्या उत्तर प्रदेश की सीटें घटी तो दोष आदित्यनाथ को देंगे, या फिर बिहार की सीटें घटी तो क्या नीतीश कुमार को देंगे? तो नीतीश कुमार हो, योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो, गलती कहां हुई मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र में क्या है? नागपुर, और नागपुर में क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आरएसएस के बारे में नड्डा ने क्या कहा था बीच चुनाव में? खैर उसका जिक्र छोड़ दीजिए। ठीक। दूसरी बात कि मैनेजमेंट उस इलेक्शन में नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन भाजपा से लड़ रही थी कि 400 पार तो अचीव कर ही लेंगे, पहले निपटा लेते हैं अपने आदमी को, और उसका परिणाम हुआ ये कम सीटें। अच्छा, तो ये क्या बड़प्पन होता है नेताओं का, बड़े नेताओं का, कि भले कुछ भी कारण रहे हार के, लेकिन खुद सामने से आए अगर वो प्रदेश का सबसे बड़ा नेता और कहे कि मेरी जिम्मेदारी थी पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करवाने की, मैं मानता हूं कि मेरी गलती से कम सीटें आई। देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही थी। बिल्कुल। जो मैच्योर नेता होते हैं वो इस तरह बिहेव करते हैं, जो इमैच्योर होते हैं वो कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गया, चुनाव आयोग बिक गया, और सारे देश बिक गया, और सब कुछ बर्बाद हो गया, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए क्योंकि मैं चुनाव हार गया। लेकिन जो मैच्योर होते हैं वो कहते हैं कि जरूर मेरे में कुछ कमियां होंगी, अगली बार मैं उसे सुधारूंगा, और फिर से दिल से लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे। और 4 से 6 महीने के भीतर उन्होंने कर दिया वो। बिल्कुल। और इमेच्योर नेता आज तक ईवीएम तो पता नहीं, चुनाव आयोग तो देश की जनता, तो माचिस, तो किरोसिन, तो पेट्रोल, तो यही सब करते फिर रहे। बिल्कुल। फाइटर स्पिरिट होना चाहिए।
ठीक है और जो सच्चा फाइटर जो होता है ना, वो दूसरों को दोष नहीं देता। एक सच्चा कप्तान होता है, वो कहता है कि अगली बार हम फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे। वो ये नहीं कहता कि अंपायरिंग खराब थी तो पिच खराब था तो लाइट्स में कमी थी स्टेडियम की, ये सब नहीं कहता। बिल्कुल, यही फर्क है एक मैच्योर और एक इमैच्योर नेता में। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने उस 72 घंटे के कार्यकाल को याद किया और उसके कई मायने हैं। पंकज जी ने उसे डिकोड करने की कोशिश की और ऐसे में अगर समझने की कोशिश की जाए तो महाराष्ट्र में आगे बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बड़ा भी होने वाला है। शरद पवार की तारीफ, शरद पवार का इतना नरम रहना बीजेपी के लिए बहुत कुछ कह रहा है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। आखिरी टिप्पणी पंकज जी। बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है। बीएमसी के चुनाव में एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ खंड खंड बटी हुई विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, राज ठाकरे भी है। देखिएगा कहीं शरद पवार की पार्टी बीएमसी में बीजेपी का समर्थन न कर दे। मैं आज ये बोल के जा रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इंतजार रहेगा बीएमसी चुनावों का। फिलहाल आप सबको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।